जय हिंद दोस्तों, जय बजरंगबली। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने महावीर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी समय से क्लास नहीं ला पाया था, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी थी, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पाया था। लेकिन अब शादी से फुर्सत हो गए हैं, तो अब आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। तो दोस्तों, इससे पहले क्या है, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था क्लास 10th का, वास्तविक संख्याएँ। इसकी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी थी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस आप देख कर आइएगा। अब इसके आगे हम जो है एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उससे पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरम्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं इस क्लास में। इसके बाद अगली क्लास में हम 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। क्या है अपरिमेय संख्याएं आपने पढ़ चुके थे, जैसे कि √2, √3, पाई, और जैसे एक और ले लें तो -√2/√3, √3, और यहाँ पर ले सकते हैं 0.1, 0, 11, 0, 111, 0, 1111, 0 अप टू इन्फिनिटी। तो इस टाइप की संख्याएं जो हैं क्या है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, है ना। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसके लिए हम जो है एक थ्योरम का यूज़ करेंगे, और वो थ्योरम क्या है, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे उससे पहले ये थ्योरम पढ़ाई थी। उस थ्योरम का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है वो मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। या किसी भी अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह गुणनखंड है ना, यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। ये संख्या, ये जो है क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। और आपने अगर और डिटेल में देखना है और डिटेल में समझना है तो आप वो क्लास देख लीजिएगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का पुनर्निर्माण, है ना, ये देख रहे हैं। जैसे भाई हर रूट के अंदर लिखी हुई या करनी के अंदर लिखी हुई संख्या अपरिमेय संख्या हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो, जैसे अगर हम यहाँ ले लेते हैं करनी 4, तो करनी 4 क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। कैसे कि इसका वर्गमूल होता है 2, 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि √2, √3 इस टाइप से लिया तो रूट वाली संख्याएँ, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं p, √p, तो ये एक अपरिमेय संख्या का फॉर्मेट कह सकते हैं, है ना। लेकिन जहाँ p क्या होना चाहिए, p एक अभाज्य संख्या है। p एक अभाज्य संख्या है। तो ये जो है मतलब यहाँ पर करने के अंदर संख्या कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वह अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों, प्रमेय 1.2 है। ये देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इस 1.2 प्रमेय की सहायता से हम जो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए क्या है प्रमेय 1.2 क्या है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p कैसी है, अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है ना। ये तो होगा स्टेटमेंट, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो हम इसको उदाहरण की सहायता से समझेंगे, है ना। उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए क्या है कि जैसे हमने भाई हम ले लेते हैं p के स्थान पर क्या, a को a ले लेते हैं। पहले a क्या ले लेते हैं, a जैसे हमने ले लिया 10, और p हम ले लेते हैं कितना, 5, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यदि
पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब ए स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग, है ना। ए स्क्वायर डिवाइड्स है ना, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर मतलब ए का वर्ग कितना हो जाएगा 100। तो 100 को 5 डिवाइड करेगा क्या, आप सबको पता है कि ये डिवाइड करेगा, है ना। तो जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पी, तो क्या ए को डिवाइड करेगा, तो ए क्या है 10 है और पी क्या है 5, ठीक है। तो 5 जो है 10 को भी डिवाइड करता है ना, करेगा, 10 को भी डिवाइड करता है ना। तो ये कहती है एक थ्योरम, क्या कहती है थ्योरम, यही कहती है कि भाई कि अगर कोई संख्या, है ना, पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, उसके वर्ग को विभाजित करती है, तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, है ना। तो अभी देखो इसमें भी वैसे ही मैं कहता आपको कि एक जानवर है जिसके 4 पैर है, 2 सींग है ना, 2 कान है। तो आपको दिमाग में कौन कौन से जानवर आ रहे हैं, गाय आ रही है, भैंस आ रही है, बकरी आ रही है ना। हम और थोड़ा उसको रिलेट कर दूं कि भाई वो हमको दूध भी देता है वो जानवर, और हम उसको उपभोग भी करते हैं दैनिक जीवन में, है ना। और मैं अगर डायरेक्ट बता दूं कि ये गाय है तो आप तुरंत समझ जाओगे, है ना। तो उदाहरण देना, उदाहरण से आप तुरंत समझ जाते हो। तो मैंने आपको ये थ्योरम स्टेटमेंट भी समझाया, उसके बाद उदाहरण दे दिया, तो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगली जो हमारी प्रमेय है 1.3, एक्चुअली ये प्रमेय के साथ साथ एक उदाहरण भी बोल सकते हैं, क्या है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मनोबल मिले, तो मैं ये कारवां अपना आगे बढ़ा सकूं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये हमको सिद्ध करना है। तो इससे पहले हमने जो प्रमेय 1.2 सिद्ध की थी, है ना, उसकी सहायता से हम इस जो क्वेश्चन है इसको प्रूव करेंगे, यानी कर्णी 2 को सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका प्रूफ देखेंगे हम क्या है। प्रूफ इसका हम करेंगे, है ना, या उत्पत्ति, हिंदी में बोले तो उत्पत्ति। तो यहाँ पर देखो ये बोल रहे हैं कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, है ना, सिद्ध करना होता है। तो जब हम उल्टा मान के चलते हैं, तो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि माना कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है, तो तब क्या होगा, कर्णी 2 अगर परिमेय संख्या है तो इस रूप में होंगी कि कर्णी 2 बराबर a/b, ठीक है, जहाँ a व b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यही होती है ना परिमेय संख्या की परिभाषा, क्या होती है, यही होती है कि a/b के रूप में, p/q के रूप में पढ़ा है हमने, लेकिन ये भी वही बात है a/b के रूप में, है ना, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर 0 नहीं है, मतलब हर जो अंश जो है, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सहअभाज्य जो लिखा है मैंने, इसका अर्थ क्या होता है, तो सहअभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ले लेता हूँ कि 4 और 9, ठीक है, 4 और 9 ले लिया, तो 4 और 9 में कोई कॉमन संख्या दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है ना, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये आपस में दोनों सहअभाज्य कहलाते हैं। वैसे तो ये भाज्य संख्या है देखो, लेकिन आपस में सहअभाज्य मतलब आपस में अभाज्य है ना, मतलब आपस में इनमें कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आप दूसरा अपन ले लेते हैं, मान लो 4 और हमने ले लिया 8, तो इनमें ये सहअभाज्य कहलाती, क्या नहीं कहलाती, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है ना, अभाज्य गुणनखंड 2 कॉमन रहता है, इसलिए ये क्या सहअभाज्य नहीं कहलाती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है इस टाइप से आप समझ चुके होंगे कि सहअभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, ठीक है। तो अब देखो ये हमने मान लिया, अब
क्या करते हैं अपन, मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ कि 2 = a² अपान में b²। कैसे लिख दिया भाई मैंने इसको, मैंने ऐसे लिख दिया कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, ये दो b² को इधर ले जाते हैं लेफ़्ट साइड पर, तो ये हो जाएगा 2b² बराबर a²। ठीक है, अब अपन इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। देखना क्या होता है कि इससे हमको क्या मिलता है, इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है क्या स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि 2a² को विभाजित करता है, लिखेंगे अतः 2a को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा भाई, हमने देखा था प्रमेय 1.2 में, है ना, प्रमेय 1.2 से। ठीक है, यानी कि क्या है कि 2a², यहाँ पर देखो ये इस रूप में लिखा है a², इसमें दिख रहा है 2 गुणनखंड है इसका, है कि नहीं, a² ये बराबर तो है, तो ये किसके बराबर इसके, मतलब इसमें क्या है 2 गुणनखंड है, तो 2 गुणनखंड है मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होती है, ये 2 से विभाजित होती है मतलब ये 2 से विभाजित होता है, a² 2 से विभाजित होता है ना। तो हमने बोला कि जब 2 a² को विभाजित करेगा तो 2 ऑब्वियसली a को भी विभाजित करेगा, है ना। मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि 5 100 को विभाजित करता है तो वो 10 को विभाजित करता था, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमने लिया है ना, क्या माना, जो a है ना, अब a मान लिया हमने किस रूप में, ऐसा हो 2c, क्योंकि a को विभाजित करता है, हमने बोल दिया, तो भाई a में भी तो 2 होगा, 2 गुणनखंड में होगा कि नहीं, जब 2 से विभाजित है तो इस रूप में होगा, ऐसा होगा, है ना। जहाँ c एक या कोई पूर्णांक लिख देते हैं अपन, क्या है, कोई पूर्णांक है, जहाँ c कोई पूर्णांक है ना। तो समीकरण 1 में मान रख देंगे अपन, तब समीकरण 1 से मतलब क्या, 1 में हमने मान रख दिया, इसका मान रख देंगे, a का मान रख देंगे, तो 2b² बराबर a के स्थान पर क्या रख दें अपन, a के स्थान पर रख दें 2c, तो 2c रखा और उसका स्क्वायर कर दो, है ना, क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर। तो जब अपन इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² बराबर, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और c का स्क्वायर c², यहाँ से काट दो, 2 कम 2 2 दूनी 4, है ना। तो अब इसको इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या मिला हमको, b² = 2c², है ना, b² = क्या मिला, 2c²। देखो यहाँ बात वही आ गई फिर, क्या, यही वाली, कि यहाँ पर इसका क्या मतलब वो निकल रहा है, अपन इसको 2 दे देते हैं समीकरण, तो यहाँ पर इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो b² है ना वो 2 से विभाजित होता है ना, यही मतलब है, क्योंकि ये दोनों बराबर और इसमें 2 गुणनखंड में है, तो मतलब ये 2 से भाग चला जाएगा इसमें, जब इसमें 2 से भाग चला जाएगा मतलब इसमें जा रहा है, दोनों बराबर है ना आपस में। तो इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि 2 जो है b² को विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा, है ना। क्यों, वही प्रमेय 1.2 से, ठीक है। अब b को विभाजित करता है ना, तो अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, जो कि एक विरोधाभास है। ये मैंने क्यों लिख दिया,
समझना जा रहा है। हम क्या इसमें देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि 2 ए को भी विभाजित करता है, 2 ए को विभाजित करता है ना, और यहाँ हम बोल रहे हैं 2 बी को विभाजित करता है। मतलब कुल मिला के 2 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, ए और बी दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब इनमें ए और बी में 2 जो है वो क्या है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सह अभाज्य नहीं है। भाई हमने क्या बोला था, सह अभाज्य में एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 मिल रहा है, तो ये कैसा है, जो कि विरोधाभास है। अब विरोधाभास क्यों है, क्योंकि हमने माना उल्टा था। क्या माना था हमने, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हमको विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन मिला है। तो हम कहेंगे लास्ट में क्या कहेंगे, अतः कर्णी 2 अच्छे से लिख लेते हैं, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इतनी सिद्ध हो गया, इतनी करना था अपने को। ठीक है, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। एक बार और थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ मैं कि सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना रहता है कि हमसे पूछा जाएगा कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे कि कर्णी 2 को मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है ना। अपरिमेय की जगह उल्टा मान लो कि ये परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में, जहाँ a और b सहअभाज्य है और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो सहअभाज्य, फिर क्या करना है, फिर इनका हमने क्या करा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो इस प्रकार से मिलेगा। फिर b² का पक्षांतरण कर देंगे तो 2b² बराबर a² हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। उसके बाद इससे स्पष्ट क्या होता है, इसमें 2 में इसके गुणनखंड 2 है, इसमें 2 गुणनखंड है, इसलिए ये 2 से विभाजित होगी ये संख्या। इसका मतलब a² 2 से विभाजित होता है। हम क्या बोलेंगे, स्पष्ट होता है कि 2 a² को विभाजित करता है, अतः a 2 a को भी विभाजित करेगा इस प्रमेय से, है ना, प्रमेय 1.2 से जो हमने पढ़ चुके हैं। फिर हमने माना कि भाई ये 2 से विभाजित होता है और 2 से a विभाजित होता है, इसका मतलब 2 के इसके गुणनखंड में 2 होगा तो 2c लिख दो, जहाँ c कोई भी पूर्णांक हो सकता है। उसके बाद समीकरण a में a का मान रख देंगे यहाँ से 2c, तो यहाँ पर रख दो 2c रख दिया, तो ये रखा तो 2c वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, c का वर्ग c² हो गया, फिर 2 से 2 कट जा रहा है तो ये मिल रहा है हमको क्या, b² बराबर 2c²। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब यहाँ पर भी वही बात मिली जो समीकरण 1 में थी, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इसका मतलब जो b² है ना वो 2 × c² है, तो इसका मतलब 2 गुणनखंड में 2 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगा, ये 2 से भाग चला जाएगा इसमें। तो मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि जो 2 है वो b² को विभाजित करता है, तो 2 b² को विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा, है ना, फिर मैं 1.2 से ही। ठीक है, अब जो कि एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों हो गया भाई, विरोधाभास इसलिए है कि हमने a और b को तो सहअभाज्य माना था, लेकिन इसमें 2 एक कॉमन गुणनखंड मिल रहा है ना, कॉमन फैक्टर है, अतः विरोधाभास मिला ये हमको, है ना। तो ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने इसको अपरिमेय संख्या माना था, है ना। तो ये विरोधाभास मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न करेंगे, है ना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय बजरंगबली।